Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ये चैप्टर 3 है इस क्रैश कोर्स का, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, जिसमें हम बात कर रहे हैं सभी टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, स्पेशली रीड, यूपी टेट, केवीएस, जो भी आपका आगे आने वाला एग्जाम हो। टॉपिक्स कॉमन टॉपिक्स हैं, अच्छे लेवल की तैयारी हम कर रहे हैं। चैप्टर 3 है ये, जिसमें हम बात करेंगे सूडो मैच्योरिटी का काल क्या है, एडोलेसेंस आया कहाँ से, प्री एडोलेसेंस क्या है, अर्ली एडोलेसेंस क्या है, लेटर एडोलेसेंस क्या है, फिर कुछ प्रिंसिपल्स की भी हम बात करेंगे डेवलपमेंट के। इससे पहले की कहानी हमने लास्ट 2 चैप्टर में डिस्कस कर ली है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो यहीं यूट्यूब पर ही ये मैं सीरीज का एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, जहां आप आसानी से देख पाएंगे सारे चैप्टर्स। ठीक है, तो उसमें जाकर के चेक करेंगे। फ्री है ये सभी के लिए, ऑब्वियसली यूट्यूब पर है। कंप्लीट 1-1 घंटे की आपकी क्लास हो रही है डेली, 9:30 से लेकर के 10:30 के अराउंड तक। ठीक है बात। 3 दिन क्वेश्चन, 3 दिन थियोरी हम करेंगे। और लाइक शेयर आप करते रहें, जिससे उत्साह बढ़े, है ना। उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए, ना आप में ना मुझ में। नोटबुक लेकर के बैठें। लाइक शेयर भी अगर नहीं कर रहे हैं तो इतना काम जरूर करें कि नोटबुक लेकर के बैठें, नोट्स बनाते रहें साथ में ही। ठीक, नोटबुक लेकर के बैठेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो आप इसको कहना चाहें, क्योंकि इसमें मिक्स्ड हैं टॉपिक्स, धीरे धीरे आपको हर तरह के टॉपिक देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं, आ जाओ पहले सारे के सारे ज्वाइन कर लो। हमने कल इन्फेंसी की बात कर ली थी, अर्ली चाइल्डहुड की बात कर ली थी, उससे पहले हमने कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आज हम बात करेंगे उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड, जिसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, और फिर हम एडोलेसेंस की बात करेंगे। देन अगर समय बचता है तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी? देखो सीटेट कब होगा पता लग जाएगा। ये साल थोड़ा सा ढीला रहने वाला है टीचिंग वैकेंसीज के मामले में, ऐसा नजर आ रहा है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जितनी आई हुई वैकेंसीज हैं, एटलीस्ट जो भी है आपके सामने, उसको जरूर टारगेट करके रखिए। ठीक, अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड की। लेटर चाइल्डहुड यानी, ये मैं हटा ही देती हूँ यहाँ से सब कुछ। ठीक, हमने बात की थी प्री नाइटल स्टेज की, फिर हमने बात की थी इन्फेंसी की, फिर अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, जिसको टॉय एज कहते हैं, उसकी हमने बात की थी। अब हम फोर्थ स्टेज लेटर चाइल्डहुड, ये कल वाले सेशन में है, जिन्हें देखना हो वो देख लीजिएगा। लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर चाइल्डहुड को भी 2 भागों में विभाजित किया हुआ है कई लोगों ने, उसमें से ये दूसरा भाग है उत्तर बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष का समय है, 6 to 12 years ऑफ एज। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द दुख? अभी कहां से हो गया, हेडिंग डालते ही दर्द दुख आ गए हैं, अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है। ठीक, रॉस नाम के एक व्यक्ति हैं, बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट में, मनोविज्ञान में उनका काम है। तो रॉस कहते हैं, रॉस के अनुसार जो ये बाल्यावस्था है वो क्या है, सूडो मैच्योरिटी का काल है। इस एज को सूडो मैच्योरिटी का काल कहा है। किसने? रॉस ने। नाम है इनका रॉस, हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए रॉस। ठीक, रॉस ने उत्तर बाल्यावस्था को किसका, सूडो मैच्योरिटी यानी मिथ्या परिपक्वता का काल बताया है। ठीक, क्या बताया है? सूडो मैच्योरिटी। सूडो मैच्योरिटी, सूडो का मतलब होता है मिथ्या, झूठ एक तरीके से, है ना। मिथ्या परिपक्वता, करेंगे हंसी मजाक, क्यों दुखी हो, परिपक्वता का काल। यहां तक देख भी पा रहे हो या नहीं? हाँ, देख पा रहे हो। ठीक, सूडो मैच्योरिटी का काल बताया है रॉस ने। सूडो मैच्योरिटी का मतलब क्या है? सूडो का मतलब है एक तरीके से फेक या झूठ। ठीक, सूडो यानी रियल में परिपक्व नहीं हुआ बच्चा अभी, मतलब मैच्योरिटी सच में नहीं आई है वो बच्चा ही, बट अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, सोचता है कि मैं तो काफी बड़ा हो गया हूं, या फिर मैं तो अब सारे डिसीजन ले सकता हूं, मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं, मुझे किसी की कोई खास हेल्प की जरूरत नहीं, किसी और को मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, है ना। जैसे मेरा भाई लगभग इसी स्टेज में है, तो वो आजकल बहुत उसको शौक चढ़ा हुआ है कि स्कूटी तो मैं निकालूंगा, बाइक तो मैं निकालूंगा, है ना। अरे मैं तो ऐसे ही निकाल देता हूँ, मैं छोड़ के आऊं क्या मम्मी स्कूल गाड़ी से? तो ऐसी हरकतें हैं। मिथ्या परिपक्वता यानी सूडो मैच्योरिटी। ठीक, वो फीलिंग है उसको कि मैं मैच्योर हो गया हूं। ऐसे बाहर कहीं जा रहे हो तो बता दो कहां जा रहे हो, मुझे चिंता होती है। ठीक, तो ऐसी चीजें हैं। तो सूडो मैच्योरिटी का काल है, ऐसा लगता है उसे कि वो मैच्योर हो गया है। ठीक,
तो ये एक बेसिक बात है, रॉस ने कहा है इस बात को। जबकि जो WH किलपैट्रिक हैं, किलपैट्रिक एक व्यक्ति हैं, किलपैट्रिक ये जॉन डुई के शिष्य थे। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड दिया है इन्होंने, अगर आप एक्स्ट्रा में याद रखना चाहें तो। विलियम हियर्ड किलपैट्रिक इनका नाम है, WH किलपैट्रिक। इन्होंने क्या दिया है, इन्वेंटर हैं किसके, प्रोजेक्ट मेथड के, यानी परियोजना विधि के, प्रोजेक्ट मेथड के, जो प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड है, यानी प्रयोजनवाद पर बेस्ड है। परियोजना विधि जिसमें ग्रुप में बच्चे किसी एक प्रोजेक्ट पे या प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करेंगे, परियोजना विधि। ठीक, प्रोजेक्ट मेथड के निर्माता हैं कौन, किलपैट्रिक, WH किलपैट्रिक। ये बात सही है कि नहीं है? अमन यादव प्रणाम जी। ठीक, किलपैट्रिक कहते हैं कि ये जो लेटर चाइल्डहुड है ये कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन का पीरियड है, यानी सामाजिकरण बहुत तेजी से हो रहा था अर्ली चाइल्डहुड में भी, लेकिन यहां अब इस लेवल का है कि वो स्पोर्ट्स में भाग लेगा, यानी गेम्स में, स्कूल के किसी भी कंपटीशन में, मतलब उसको ये है कि मैं बेहतर कर सकता हूं। तो ये एक तरीके से परस्पर सामाजिकरण कह लीजिए या इसको कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन कह लीजिए। ठीक है बात। प्रतिस्पर्धात्मक समाजीकरण का काल है, हिंदी में लिख लीजिएगा जिनको समस्या हो। ये बात ठीक है? धन्यवाद अनुराग सिंह। आगे बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक बात है। मतलब WH किलपैट्रिक कह रहे हैं यही जो टाइम पीरियड है कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन, यानी प्रतिस्पर्धात्मक, ये देख लेना हिंदी में एक आध मात्रा इधर उधर हो गई हो तो दुख की बात है, बट लेकिन लिखने में आजकल प्रैक्टिस में रहता नहीं है। ठीक, तो ये बात क्लियर हुई सभी को। सूडो मैच्योरिटी 6 से 12, कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन 6 से 12। अब और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, जैसे कि एक टर्म है गैंग एज। गैंग एज यानी समूह या ग्रोह की अवस्था, ग्रोह कहना तो गलत होगा, समूह की अवस्था कहेंगे, समूह अवस्था यानी गैंग एज, गैंग पीरियड। बच्चे को ग्रुप्स में रहना बहुत पसंद है, उसको ग्रुप्स में रहना बहुत पसंद है, और इसीलिए इसको गैंग एज कह रहे हैं, क्योंकि अब वो स्कूल जाता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है, खेलता है, लंच करता है, सारी चीजें हैं, तो गैंग एज। हाँ, यूपीटेट आसानी से कवर हो जाएगा इस बैच से, कोई दिक्कत ही नहीं है, गैंग एज कहेंगे इसको। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये एलिमेंट्री स्कूल एज है, या स्कूल एज भी आप इसको कह सकते हो। इससे पहले वाली जो थी वो प्ले वे वाली एज थी, ये प्रॉपर स्कूल एज है। 6 साल के बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिला रहे हो ना आप लगभग, तो एलिमेंट्री स्कूल एज है, यानी विद्यालय की अवस्था यही है। अगर कायदे में देखा जाए तो विद्यालय की अवस्था यही है, और इसी टाइम पीरियड को जो सिगमंड फ्रॉइड हैं, वो क्या कहते हैं, लेटेंसी यानी सुषुप्ता अवस्था, कि बच्चा बिजी हो जाएगा स्कूल की एक्टिविटीज में, लेटेंसी पीरियड। क्या समझे कि नहीं? बताइए पूजा। धन्यवाद, तारीफ के लिए शुक्रिया, हम आपके बहुत 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 आभारी हुए कि आपने तारीफ की, है ना। पढ़ाई भी कर लें अब थोड़ी सी। अरे हो जाएगा भाई एमपीटेट कवर, अब हर एग्जाम का अलग से पूछोगे क्या? सुषुप्तावस्था, सुषुप्त लिख लीजिएगा, ठीक। लेटेंसी पीरियड है सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार। ये बात क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत परेशानी? ये कॉन्क्रीट थिंकिंग का भी एज पीरियड है, जैसा प्याजे कहते हैं। कॉन्क्रीट थिंकिंग यानी मूर्त चिंतन, लॉजिक आ जाता है, तर्क आने लग जाता है, तर्क आने की शुरुआत हो जाती है इस स्टेज में, तो क्या कहेंगे, मूर्त चिंतन की अवस्था। इंडक्टिव थिंकिंग, इंडक्टिव यानी आगमनात्मक तर्क, एग्जाम्पल से रूल समझ पाएगा, जो चीजें उसके सामने हैं उनको टच फील करके समझ पाएगा, मूर्त तर्क की अवस्था। ये बात ठीक है या नहीं? राम विश्वास कह रहे हैं मैम आप ईगो कम रखा करो। अब ये आपकी गलत फहमी है, क्या करें अब, ऐसे लोगों को कैसे समझाएं बताओ, इतनी दूर से जो ये कह दे, बस अपना एक परसेप्शन बना के, हैं, ईगो जैसा कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, बट ठीक है, हमारा परसेप्शन होता है कुछ चीजों को लेके। कई बार
सत्य कड़वा लग जाता है, मतलब क्या कर सकते हैं हम इसमें। एक महाशय तो अभी दूसरे चैनल पे कमेंट कर रहे थे, हिमांशु सिंह नाम है उस चैनल का, और ये कह रहे थे कि आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया, मैं तो कभी भूल के भी इस तरीके की चीजें नहीं करती हूँ। तो उन्होंने लिखा सिंह जो है वो जाति सूचक है। अब बताओ मैं अपना नाम बदल दूं है? तो ऐसी स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते। ऑनलाइन माध्यम में तरह तरह के लोग हैं जिनको पढ़ने से ज्यादा बाकी चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। गैंग एज यानी समूह अवस्था, एलिमेंट्री स्कूल एज यानी विद्यालय की अवस्था, सिगमंड फ्रॉइड लेटेंसी पीरियड कहते हैं। कॉन्क्रीट थिंकिंग यानी मूर्त तर्क की अवस्था। ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो बताओ। इसको यूनिक टाइम पीरियड भी कह रहे हैं, यूनिक पीरियड भी कह देते हैं इसको, अनोखा काल है ये, यूनिक पीरियड भी कह सकते हैं इसको। ये ओवरऑल बाल्यावस्था को भी कह दिया जाता है कई बार यूनिक पीरियड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को कहेंगे। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है सभी को। हमने कितनी चीजें पढ़ी, यही तो उद्दीपक है एग्जैक्टली। ये चाहते हैं कि रिस्पॉन्स मिले इनको, बट क्या करें, कोई बात नहीं। अच्छा लाइक शेयर कर दो यार, 7,000 के आसपास लोग देख रहे हैं, 4100 लोगों ने लाइक किया है, हैं? उद्दीपक हमें भी दो थोड़ा, देखो एक बार रीइंफोर्समेंट चाहिए हमें। देखिए लेटर चाइल्डहुड को रॉस ने सूडो मैच्योरिटी यानी मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। किलपैट्रिक ने कॉम्पिटेटिव सोशलाइजेशन यानी प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने ही दिया था, जिन्होंने इसको कौन सा काल कहा है? एक मिनट रुको यार, इतनी तेजी से कमेंट कौन करता है? बहुत बढ़िया। देखो समझने पे फोकस करो, समझने पे फोकस करो। आप ही की वजह से हिंदी लिखी जा रही है, या नहीं तो सिर्फ इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं पेडागोजी के वो इंग्लिश में ज़्यादा ठीक समझ आ जाते हैं। ये बात क्लियर हुई? गैंग एज है, एलिमेंट्री स्कूल एज है, लेटेंसी पीरियड है, कॉन्क्रीट थिंकिंग, यूनिक पीरियड। अब चलते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण स्टेज की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कह लीजिए, अडोलेसेंस। अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। अब यहां ना तो वो बच्चा है ना वो बड़ा है, वो एक अडोलेसेंट है, किशोर है या किशोरी है, ठीक है? किशोरावस्था, अडोलेसेंस, ठीक है? ये बात समझे कि नहीं? समझ गए? चलिए, अडोलेसेंस क्या है? अब इस अडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड है, एज है, वो है 12 से 18 वर्ष टेक्निकली। 12 से 18 वर्ष यानी 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वो कहता है 10 से 19 वर्ष का जो व्यक्ति है उसको एक अडोलेसेंट कहेंगे। तो अगर मैं कहीं पे पूछा हुआ था, किसी तो एग्जाम में पूछा है कि WHO के अनुसार अडोलेसेंस की एज क्या है, तो हम कहेंगे 10 से 19 वर्ष। नॉर्मली जो एज या टाइम पीरियड है अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था का, वो क्या है? वो है आपका 12 से 18 वर्ष। क्लियर है बात या नहीं? कोई दुख दर्द परेशानी समस्या हो तो बता दो। हाँ, माइक एकदम क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। बहुत बहुत सही, ग्रेट वर्क। चलिए, ये बात हमें समझ में आ गई। अब एडोलेसेंस को भी जैसे चाइल्डहुड को कुछ लोगों ने विभाजित किया हुआ है 2 हिस्सों में, उसी तरह से एडोलेसेंस को भी किया हुआ है। एक है अर्ली एडोलेसेंस। अर्ली एडोलेसेंस, अर्ली एडोलेसेंस यानी पूर्व किशोरावस्था या प्रारंभिक किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, ठीक? इसको कहेंगे 12 से 16 साल। 12 से 16 वर्ष यानी 12 to 16 ईयर्स ऑफ एज का जो बच्चा है वो अर्ली एडोलेसेंस में आएगा, है ना? और कोई कह रहा है इतना दुख दर्द नहीं होता। और इसके बाद वाला लेटर एडोलेसेंस यानी उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। नोट्स बनाने पे फोकस कर लो, बहुत बातों में मजा आ रहा है आपको। किशोरावस्था, बातें करने का काम सिर्फ मेरा है यहाँ। इसको 16 से 18 का टाइम पीरियड कह देंगे, 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक हो गई बात? क्लियर है ये बात? पूछने को पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अर्ली एडोलेसेंस यानी पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष, लेटर एडोलेसेंस यानी 16 से 18 वर्ष। क्लियर है ये बात? एडोलेसेंस बहुत ही अमेजिंग सा टाइम पीरियड है, आपको अपनी याद आ जाएगी जब आप ये पढ़ेंगे, या फिर आपको अच्छा लगेगा, बच्चों को आप और अच्छे समझ पाएंगे, स्पेशली 11th 12th के बच्चों को। ठीक? आप देख रहे हैं स्कूल्स में आजकल, मैं भी सुन रही हूं, मेरे घर में बहुत सारे टीचर्स हैं, तो नई नई कहानियां बताते हैं
कि स्कूल में स्पेशली ये इतनी प्रॉब्लमेटिक एज है कि अलग अलग तरह के कारनामे हमें सुनने को मिलते हैं इस एज में, इस टाइम पीरियड में, एडोलेसेंस में, क्योंकि एडजस्टमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, या एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था के बच्चों को। एडोलेसेंस की यदि हम बात करें तो ये बना किससे है? एडोलेसेंस बना एक लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसको हम कहते हैं एडोलेसियर। एडोलेसियर, एक मिनट, एडोलेसियर या एडोसियर भी कह सकते हो आप इसको, ठीक। एडोलेसियर का मतलब क्या है? इसका मतलब है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्व नहीं हो गया बच्चा, अभी परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या समझे कि नहीं, बताइए। ये बात क्लियर है भाई? एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, किशोरावस्था जो शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो निकला है किससे? एडोलेसियर नाम के शब्द से, है ना। एडोलेसियर नाम के शब्द से, एडोसियर के शब्द से, जिसका मतलब होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, इटिमोलॉजिकली जो अर्थ है इसका वो है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलेसेंस का अपना मतलब है। ये बात समझने में हमें कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, दुख कुछ नहीं है, ठीक है भी तब भी नहीं है। तो परिपक्वता की ओर बढ़ने का मतलब क्या? बच्चा परिपक्व हो नहीं गया है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब ना तो ये चाइल्डहुड है भाई, चाइल्डहुड तो 6 से 12 तक था ना, सॉरी चाइल्डहुड तो 2 से 12 तक था। तो अब ना तो ये चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है, ठीक, और जो अडल्टहुड है इसके बाद वाली स्टेज, परसों हमने समझी थी, अडल्टहुड यानी वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था, बाद में बुढ़ापा आ जाएगा, वो है आपकी 18 साल के बाद या 20 साल के बाद। अब ना तो ये बच्चा बड़ा ही है और ना ये छोटा ही है, मतलब ना तो आप इसको बच्चा कह सकते हो, ना इसको आप वयस्क कह सकते हो। इसको वोट डालने का भी अधिकार नहीं है, शादी करने का भी अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है इसके पास ऐसा। मतलब अभी तो इसको आइडेंटिटी क्राइसिस में मान रहे हैं कि अभी तो आइडेंटिटी बनेगी, यही तो टाइम है खुद को बनाने का। तो ना तो ये बच्चा है, ना तो ये अडल्ट है, फिर ये है कौन? ये एक किशोरी है या किशोरावस्था में किशोर या किशोरी है, एडोलेसेंस पीरियड है, यानी ये एडोलेसेंट है। इस अवस्था के लोगों को एडोलेसेंट कहेंगे, किशोर या किशोरी कहेंगे। ना तो ये बच्चे हैं ना तो ये बड़े हैं, ये किशोरी हैं या किशोर हैं, ठीक, क्लियर है ये बात? अब क्योंकि ये बीच का टाइम पीरियड है, चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ ट्रांजिशन का पीरियड है, इसलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांजिशनल पीरियड, यानी परिवर्तन का काल, ट्रांजिशनल पीरियड। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रांजिशनल पीरियड यानी परिवर्तन का काल कहेंगे इसको। किसके बीच में? चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का। ये बात समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई? नहीं हुई, ठीक। ट्रांजिशनल पीरियड, दूसरे रूप में, दूसरा एक नाम इसको हम कह देते हैं, ये ब्रिज है, यानी ये पुल के जैसा है। किसके बीच में? चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में एक ब्रिज के जैसा। ये ब्रिज ही तो है बीच में। जो एडोलेसेंस क्या है, ये एडोलेसेंस ब्रिज के जैसा है जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में है। क्या गिरा? ओहो, ठीक। तो ये ब्रिज है, ट्रांजिशनल पीरियड है, परिवर्तन का काल है। ये बात ठीक है या नहीं? बिल्कुल, इतनी बात हमें सबको समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें तो एडोलेसेंस को मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूंगी लास्ट में कि क्या क्या कहते हैं इसको। एडोलेसेंस नाम की एक बुक लिखी, किसने? स्टैनली। स्टैनली का डब्बा नहीं है, स्टैनली हॉल है,
स्टैनली हॉल ने, व्यक्ति का नाम है स्टैनली हॉल, बहुत ही फेमस बुक एडोलेसेंस पे इन्होंने लिखी बुक, एक किताब, नाम क्या है? किशोरावस्था। बुक का नाम ही एडोलेसेंस है, किशोरावस्था। और स्टैनली हॉल कहते हैं, उनका एक कथन है, स्टेटमेंट है, कोट एंड कोट लिख लीजिएगा, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ठीक, पीरियड ऑफ, इट्स अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ठीक, यानी ये तनाव एवं तूफान का काल है। किसका? तनाव एवं तूफान का काल। तनाव एवं तूफान का काल। तनाव एवं तूफान का काल क्यों कहा? क्योंकि एडोलेसेंस वो टाइम पीरियड है जब एक किशोर या किशोरी में बहुत तरह के परिवर्तन हो रहे होते हैं, यानी प्यूबर्टी से भी गुजर रहा होगा वो, उसके अंदर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, हर तरह के परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं। इसीलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड या परिवर्तन का काल कहा गया है कि बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं लगभग हर तरह के। हार्मोनल रश इतना है कि मम्मी पापा भी अच्छे नहीं लगते हैं, लड़ाइयां होती हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके अपने अलग विचार बन रहे हैं, उसके अपने अलग थॉट प्रोसेस चल रही है, माँ बाप की थोड़ी पुरानी है या जो भी है उनकी थोड़ी स्टेबल है, तो दोनों के बीच में टकराव भी होता है। ठीक, विचारों का टकराव भी होगा, माता पिता और एडोलेसेंट्स के बीच में लड़ाइयां भी होती हैं। वो अपने दोस्तों से ज्यादा प्रभावित रहेगा। गैंग एज थी इससे पहले वाली, लेकिन ज्यादा प्रभाव जो है गैंग एज में, ठीक है ग्रुप में खेल लिए बहुत हो गया, लेकिन यहां पे अगर उसके दोस्त के पास केटीएम है तो उसे केटीएम चाहिए, कोई और आपकी स्प्लेंडर जैसी बाइक से चलेगा नहीं। तो ग्रुप का बहुत ज्यादा प्रभाव है, अत्यंत प्रभाव है किसका? ग्रुप का। ये बात ठीक है, सभी को समझ में आ गई होगी। तो एडोलेसेंस को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड कहा है स्टैनली हॉल ने। एक और चीज, इसको आइडेंटिटी क्राइसिस कहा गया है। एरिक एरिक्सन ने कहा है आइडेंटिटी क्राइसिस है। क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस है, यानी पहचान का संकट। पहचान का संकट। मतलब उसको पता ही नहीं है कि मैं हूं कौन, वो अपनी आइडेंटिटी तलाश रहा होता है कि मैं हूं कौन। ठीक, तो आइडेंटिटी क्राइसिस का टाइम पीरियड है ये। इस टाइम पीरियड में लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, देख पा रहे हो यहां तक? तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट यानी समायोजन की कमी है। एडजस्टमेंट यानी समायोजन, जो अपना एनवायरमेंट है उसमें वो ठीक से समायोजन नहीं कर पाता। लड़ाइयां हो रही हैं, कभी कुछ और हो रहा है, कहीं दोस्तों में लड़ाई हो गई, कभी टीचर से कुछ बात हो गई, इमोशंस को नहीं मैनेज कर पा रहा। आजकल तो ब्रेकअप और पैचअप सारे झंझट यहीं पे हैं, है ना? तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी यानी इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है, वो जो स्थिरता है उसकी कमी है। ठीक, स्थिरता की कमी और समायोजन, स्थिरता व समायोजन की कमी, अपने एनवायरनमेंट में ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रहा। इसीलिए इसको एज ऑफ या फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, मेंटल इंडिपेंडेंस और फीलिंग ऑफ रिवोल्ट है इस स्टेज में। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी एस्टेट में भी पूछा है, उससे पहले भी कहीं ना कहीं पूछ चुका होगा। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, जिनको टीजीटी पीजीटी देना उनके लिए तो और ज्यादा जरूरी है ये वाला टाइम पीरियड। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट का मतलब क्या है? विद्रोह की भावना, मैं दुनिया बदल दूंगा, है ना, वो वाली बात है। विद्रोह की भावना, मेरे मन की होगी नहीं तो घर छोड़ के जा रहा हूं, 2 दिन बाद वापस आएगा, खाना नहीं मिलेगा, है ना? तो फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट विद्रोह की भावना का काल है। मेंटली खुद को इंडिपेंडेंट समझता है और विद्रोह करने की कोशिश करेगा। ठीक, हर एक बच्चा यही करेगा जरूरी नहीं है, बट ये जनरल प्रॉब्लम्स हैं इस एज की। ठीक, आगे बढ़े। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट की बात हमने कर ली। लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं, जो लीडरशिप स्किल्स का डेवलपमेंट, यानी
अधिनायकवादी बोलते हैं, क्या बोलेंगे? लीडरशिप को मतलब नेता बनने की, या नेता बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक दिशा देने की, एक लीडर बनने की क्षमता विकसित होती है। आप देखते हैं ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के आसपास, ग्रेजुएशन में आते आते उनको इंटरेस्ट है स्कूल का, उनको क्या बना दो, कुछ प्रमुख बना दो, या स्कूल में होते हैं ना वो हेड गर्ल हेड बॉय, उसमें इंटरेस्ट है, कहीं NSUI और ABVP और ये और वो कॉलेजेस में चीजें चलती रहती हैं, वहां पे इंटरेस्ट है उनको, ठीक है बात। तो लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप होती हैं इसी टाइम पीरियड में। आइडेंटिटी क्राइसिस पहचान का संकट है, स्टेबिलिटी की कमी है, इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है, एडजस्टमेंट समायोजन की कमी है, विद्रोह की भावना है, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं, ये सारी बातें हैं, ठीक। दुनिया भुला दूंगा नहीं, ये बदलने की बात है, एकदम रिवोल्ट है, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इमोशनल स्टेबिलिटी तो है ही, वोकेशनल एंजाइटी है, वोकेशन को लेके कि मैं बनूंगा क्या, क्या करूंगा आगे, मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरा करियर क्या होगा, वोकेशनल एंजाइटी, यानी करियर को लेकर के एंजाइटी है, वोकेशनल एंजाइटी है, इसको आप करियर टेंशन कह लीजिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो कभी भी याद रखना एडोलेसेंस में इमोशनल स्टेबिलिटी कभी विशेषता नहीं होगी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, यानी इमोशनली वो स्टेबल फील नहीं करते, आज ये कल वो, ठीक। ये बात क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यार इतने कमेंट करते हो, पढ़ते कब हो मुझे ये बता दो, बस पढ़ते कब हो ये बता दो। वोकेशनल एंजाइटी है, इसको थ्रेशहोल्ड भी कहा जाता है। थ्रेशहोल्ड यानी दहलीज, दहलीज पे रखे हैं तूने कदम, ऐसे गाने वाने मत गा लेना, ठीक है। मुझे याद आ जाते हैं बेशक शब्द देख के गाने, बट आपको अलाउड नहीं है, ठीक। यहाँ हमारे यहाँ ऑटोक्रेसी चलती है, हम NCF को नहीं मानते हमारी अपनी क्लासरूम में मजाक कर रही हो, ठीक। दहलीज किसकी, थ्रेशहोल्ड किसका, थ्रेशहोल्ड टू अडल्टहुड, यानी वयस्कता के दहलीज पे खड़ा हुआ है एक एडोलेसेंट, यानी निब्बा निब्बी की एज है, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, मजे मत लो, हैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, बहुत बहुत मजा आ रहा है निब्बा निब्बी का मजाक उड़ाने में, है उनकी कोई फीलिंग्स नहीं है। देखो एक बार, थ्रेशहोल्ड यानी दहलीज किसकी, थ्रेशहोल्ड टू अडल्टहुड, वयस्कता की दहलीज पे खड़े हैं, चौखट पे खड़े हैं। थ्रेशहोल्ड का मतलब है चौखट पे, किसकी, यहां खड़े हुए हैं, यहां है एडोलेसेंस, चाइल्डहुड, इधर चाइल्डहुड है, ये चौखट है किसकी, अडल्टहुड की, यहां अडल्टहुड है, और यहां खड़ा हुआ है दहलीज पे कौन, एडोलेसेंट, कि भाई अब बस 18 के बाद वयस्क ही हो जाएगा ना, तो दहलीज पे खड़ा है गेट के बिल्कुल बीचों बीच अडल्टहुड की तरफ जाने के लिए, तो दहलीज माना जाएगा इसको। ये बात क्लियर है या नहीं? ये बात मुझे लगता है सभी को क्लियर होगी, किसी को नहीं है क्लियर तो बता दो। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। आगे बढ़ेंगे, थ्रेशहोल्ड है किसका, एडोलेसेंस, अडल्टहुड का थ्रेशहोल्ड है, इसको दहलीज है किसकी, एडोलेसेंस की। आइडेंटिटी क्राइसिस है, ट्रांजिशनल पीरियड है, ब्रिज पीरियड है, या फिर हम कुल मिलाकर के कहें तो प्रॉब्लमैटिक एज है, जिससे मैंने अपनी बात शुरू की थी, प्रॉब्लमैटिक एज है, प्रॉब्लम एज कह लीजिए आप इसको, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं उसको, प्रॉब्लम एज है, ये आप कह सकते हैं कि सुकून की कमी है थोड़ी सी। किस चीज की कमी है, सुकून की कमी है। दूसरी भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम पीरियड है, भाई सुकून की कमी है, यानी मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। ठीक, ऐसे मैं 21 साल की थी जब मैं ऐसे सर को बोलती थी, एक सर हैं अपने दीपक सर, तो उनको बोलती थी मैं किसी बात पे, हम डिस्कशन करें, मैंने सर मुझे लग रहा है मेरा एडोलेसेंस खत्म नहीं हुआ अभी, किशोरावस्था गई नहीं है अब, कह रहे बेटा किशोरावस्था तो गई है अब, मैंने कहा तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स रह गए हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम एज है, या कहें सबसे मुश्किल टाइम पीरियड है, आप अपनी आइडेंटिटी तलाश रहे होते हैं, करियर, और आजकल तो इंटीमेसी वाला जो सीन है, मतलब प्यार मोहब्बत करियर घर वाले दुनियादारी सब इसी में एक साथ ही आकर के जुड़ जाते हैं। ठीक,
मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ इसको कह सकते हैं, गोल्डन पीरियड भी कह रहे हैं और इसको, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप अपनी लाइफ को दिशा भी दे सकते हैं। ठीक है बात, यही वो टाइम है जब आप अपनी लाइफ को दिशा भी दे सकते हैं। स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं कई लोग इसको, स्प्रिंग सीजन भी कह देते हैं कई लोग इसको, ऐसे हम याद रख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी कोई दर्द दुख हो यहां तक तो बताओ एक बार। आज तो पानी की भी कमी है हमारे यहाँ, लेके आएंगे कोई बात नहीं। देखो स्प्रिंग सीजन, गोल्डन पीरियड, डिफिकल्ट पीरियड, सब यही है। एक और बहुत बड़ा इसकी विशेषता है, हीरो वर्शिप की एज है। बसंत ऋतु कहेंगे स्प्रिंग सीजन को, बसंत ऋतु लिख लेना हिंदी वालों, बसंत ऋतु मतलब हिंदी मीडियम वालों, हिंदी वाले तो हम सभी ही हैं, ठीक। बसंत ऋतु, हीरो वर्शिप यानी क्या कहेंगे इसको, वीर पूजन का काल, या जो भी आप कहें, वीर पूजन की अवस्था। मतलब किसी को अपने दिमाग में हीरो बनाना और फिर उनको फॉलो करना, ठीक। ऐसे तेरे नाम मूवी आई, सबने बीच से वो वाली हेयर स्टाइल को फॉलो कर लिया, ठीक है। धोनी आए और सबने हेयर स्टाइल फॉलो कर लिया, क्यों? किसी को हम हीरो समझ रहे हैं। वो हीरो कोई भी हो सकता है, कोई मूवी का हीरो हो सकता है, कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं। बेसिकली बिल्कुल हीरो बना करके किसी को दिमाग में, और एकदम उसके खिलाफ लड़ जाएंगे उस व्यक्ति के लिए, चाहे वो व्यक्ति को फर्क ना पड़ता हो इनकी एग्जिस्टेंस से, कि ये जो मिस्टर ए हैं ये दुनिया में भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी एक्टर को या एक्ट्रेस को या किसी को, बट ये लड़ने में लगे हुए हैं अपने पूरे परिवार से कि नहीं वो तो मेरा हीरो है ना, उसी के लिए तो हम दिन रात जीवन लगा देंगे। तो हीरो वर्शिप की एज है। और इसकी एक और चीज है, डे ड्रीमिंग का टाइम पीरियड है ये। क्या है? डे ड्रीमिंग का टाइम पीरियड है, यानी दिवा स्वप्न, बुक भी है एक गीजूबाई बदेगा की, दिवा स्वप्न नाम है उसका। एक मिनट, ठीक, बिल्कुल आदत रही नहीं है लिखने की हिंदी में, बहुत दुख की बात है। कोई बात नहीं, आप लोगों की वजह से हो ही जाएगी। ठीक, आई थिंक मैंने सही लिखा है, कुछ गड़बड़ हो तो ठीक कर लीजिएगा, ठीक। ये बात क्लियर हुई या नहीं? तो क्या हुआ, दिवा स्वप्न यानी डे ड्रीमिंग, वो अपनी एक दुनिया में है कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, अभी तो मैं ऐसे बनूंगा, मैं तो आईएएस बन जाऊंगा, मैं तो प्रेसिडेंट बन जाऊंगा कंट्री का, या बन जाऊंगी, है ना, और मैं तो एकदम सिंड्रेला लगती हूं। मतलब वो अपनी ही एक दुनिया में है, इमेजिनेशन की दुनिया में है, ठीक, इमेजिनेशन की दुनिया में है, डे ड्रीमिंग की अवस्था है ये। क्लियर हुई बात, या कोई और समस्या बाकी है? देख रहे हो एडोलेसेंस के कितने सारे फीचर्स हैं। एक और इसी से रिलेटेड गुण है, एडोलेसेंट या एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म यानी किशोरावस्था अहम में, या किशोरावस्था की अहम केंद्रता, जो आप कहना चाहें, यानी जैसे प्याजे कहते हैं ना 2 से 6 वर्ष में बच्चा क्या है, अहम केंद्रित है। यहां एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म अलग है। ये क्या है? इसका मतलब भी यही है कि सब मुझे ही देख रहे हैं, आज मैंने क्या ड्रेस पहनी है सबका ध्यान मुझ पर ही है। मुझे अगर एक पिंपल निकल आया तो मैं शादी में नहीं जाऊंगी, दोस्तों में नहीं जाऊंगी, पार्टी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि सब मुझे ही देख रहे होंगे। क्योंकि इसको लगता है कि इमेजिनरी ऑडियंस फील हो रही है कि हर कोई, कि सबका ध्यान मेरे ही ऊपर है, मैं ही हूं दुनिया का सेंटर। ऐसी सी फीलिंग होती है कई लोगों को, ठीक है बात। जैसे कई बार ये भी होता है, जैसे एक छोटी बच्ची है हमारे यहाँ बिल्डिंग में रहती है, तो वो यूट्यूब पे उसने कुछ वीडियोस बनाई, तो उसको लगता है कि मैं बाहर जाऊंगी तो लोग मुझे पहचान लेंगे, है ना। तो ऐसी, वो तो खैर बहुत ही इनोसेंट बात है, बहुत ही प्यारी सी बात है। तो उसको ये लगता है कि अब तो मैं एक यूट्यूबर हूं और मैं बाहर जाऊंगी तो लोग मुझे पहचानने लग जाएंगे। तो ये क्या है, इमेजिनरी ऑडियंस, के सब मुझे ही देख रहे हैं, सबका ध्यान मेरे ही ऊपर है। अंशु प्रिया, बहुत बढ़िया। एक दो वीडियो डाल के लोगों को लगता है जैसे सब ये इन्हीं की वीडियो देख लेंगे, इतने सारे लोग हैं यहाँ और सब इन्हीं देख रहे हैं। जैसे मान लो अगर मेरा मन करे मैं मान लूं कि सारी दुनिया मुझे जानती है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, ठीक। तो एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म में यही है, इमेजिनरी ऑडियंस, यानी उसको लगता है सब मुझे ही देख रहे हैं चारों तरफ, ठीक है। ये बात, ये सारी बातें हमने कर ली।
मुझे लगता नहीं अब कुछ और बचा है। एक और लास्ट चीज प्याजे से ही मुझे याद आ रही है, वैसे प्याजे ने ऐसा नहीं कहा है बट हम जानते हैं ये उनकी स्टेज के अकॉर्डिंग कि मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, यानी बुद्धि का अधिकतम स्तर तक विकास हो जाता है इस स्टेज तक आते आते। यानी बुद्धि का, जब भी तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की अवस्था है, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाएगा इस स्टेज तक आते आते। ठीक। मीतू चौधरी कह रहे हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा। हाँ बिल्कुल, आप ही का तो स्वागत करेंगे। ये 8,000 लोग बिठाए हुए हैं हमने आपके स्वागत के लिए। भाई इनको लाइक करके बताओ कि आप लोग हो। ये सारी बातें समझ ली, बहुत देर से हम एडोलेसेंस को डिस्कस कर रहे हैं, होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडोलेसेंस के बारे में 1,000 बातें हमने कर ली। अब इसमें कुछ डिसऑर्डर भी होते हैं खाने से रिलेटेड, जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं कुछ, ईटिंग डिसऑर्डर्स है ना, कुछ खाने से संबंधित कुछ विकार कह सकते हैं हम, जिसमें 2 विकार बहुत फेमस हैं। ये एक विकार तो बहुत बार पूछा गया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। देख पा रहे हो ना यहाँ तक? ये कैमरा ज्यादा जूम कर देती हूँ तो मुझे पता नहीं लगता, मैं यहाँ से गायब हो जाती हूँ, मैं बोलती रहती हूँ और, है ना। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा हिंदी में भी लिख देंगे, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, एनोरेक्सिया। देखिए नर्वोसा, ये ईटिंग डिसऑर्डर ही है, ज्यादातर लड़कियों के साथ होता है। उनको लगता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है बिना मतलब भी, चाहे उनका वेट आइडियल वेट से कम हो, बट फिर भी लग रहा है कि वेट बढ़ रहा है मेरा, कहीं वेट ना बढ़ जाए, तो वो खाना छोड़ देते हैं। मतलब यहां फूड सेल्वेशन है, मतलब खाना छोड़ दिया कहीं वेट ना बढ़ जाए। ठीक, बहुत ज्यादा दुबले पतले हो जाते हैं इस चक्कर में, तो खाना छोड़ देना किसकी वजह से? कि वेट ना बढ़ जाए, कहीं मैं बेकार ना दिखने लगूं, ऐसी सी एक एंजाइटी होने लगती है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा इसी को कहते हैं, ज्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है। दूसरा है बुलीमिया, बोहीमिया नहीं है ये, बुलीमिया है। ठीक, बुलीमिया नर्वोसा ही कहते हैं आई थिंक इसको, नर्वोसा कहते हैं या नहीं कहते, एक बार चेक कर लेना। ठीक, बुलीमिया क्या है? बुलीमिया इसका ऑपोजिट जैसा है। बुलीमिया में बच्चे को लगता है या एडोलेसेंट को लगता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे यार लोग, ध्यान चाहिए मुझे, तो अटेंशन सीक करनी है, अटेंशन ग्रैब करनी है हर हालत में, चाहे मैं आज सर नीचे और पैर ऊपर करके जाऊं। तो यहां पे वो खाने के तरीके से ध्यान दिलवाना चाहते हैं। वो देखते हैं कि भाई मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा कोई, तो बहुत ज्यादा खाने लगते हैं इस वजह से। फिर उनको लगता है यार ज्यादा खा लिया कहीं मोटे ना हो जाएं, उसको उगलने लगते हैं। ठीक, और तरह तरह की चीजें करते हैं कि कहीं मैं मोटा ना दिखने लगूं, तो व्यायाम करेंगे, दवाइयां लेंगे, फलानी चीजें करेंगे। तो बुलीमिया में ज्यादा खाएंगे और फिर उसको उगल देंगे, इस तरीके की चीजें होंगी। कई बार व्यायाम करेंगे कि मैं अच्छा दिखूं, मेरी अटेंशन सीक हो, बेसिकली अटेंशन ग्रैब कर सकें, इस चीज पे फोकस है। ठीक, अटेंशन ग्रैब कर सकें इस चीज पे फोकस है। इसको, अरे यार कहाँ जा रहे भाई, एक मिनट, नर्वोसा को हटा लेंगे, मुझे अभी श्योर नहीं हूं मैं, इसको नर्वोसा नहीं कहते, बस बुलीमिया ही कहेंगे। ठीक, तो इसमें उल्टा है, बहुत ज्यादा खाएगा और फिर उगल देगा, 70 तरीके की चीजें करेगा। ठीक हो गई बात? इतनी कहानी है एडोलेसेंट की लाइफ की, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं अब तक। मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट समझा देती हूँ, वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट फिर भी एक आध नंबर में पूछ लेता है तो आपको पता होने चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये सारी कहानी मुझे लगता है एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेंगे इस क्लास को देखने के बाद। ठीक, वॉइस नहीं आ रही यहां से, एकदम क्लियर है, पागल मत बनाओ। ठीक, नूब नहीं हूं मैं, ठीक है, ऐसे टेक्नोलॉजी के मामले में आई एम नॉट नूब, प्रो नहीं हूं तो बीच से तो ऊपर ही हूं, अबव एवरेज हूं, है ना। प्रो भी नहीं कहूंगी क्योंकि आजकल मैं थोड़ा, पहले हुआ करता था ऐसा, अभी मेरा ध्यान आप लोगों के ऊपर रहता है तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं रहता है, बट अबव एवरेज स्थिति है। देखो एक बार, अगर मैं बात करूं
किसकी? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की। बस हमारे लिए स्टेजेस यहीं तक महत्वपूर्ण थी। आज मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के कुछ सिद्धांत हैं, 8-9, वैसे हैं तो बहुत सारे बट काम के 8-9 ही हैं। जैसे एक सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ, देखो हम जानते हैं वृद्धि और विकास एक बहुत बड़ा टर्म है, ब्रॉड डोमेन है, यानी विस्तृत चीज है वृद्धि और विकास। तो इसको समझने के लिए प्रिंसिपल्स थोड़ा सा आसान बना देते हैं, इसको समझने के लिए, इसको समझने में प्रिंसिपल्स आसानी करते हैं, इसलिए कुछ सिद्धांत बनाए गए वर्ल्ड वाइड जिससे विकास को समझने में आसानी हो। तो ये है निरंतरता का सिद्धांत, कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। इसको भी समझ लेते हैं लगे हाथों। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? निरंतरता का सिद्धांत कहता है जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, कभी नहीं रुकता। कॉन्टिन्यूअस है यानी सतत है, कभी रुकेगा नहीं, लाइफ लॉन्ग चलेगा, जीवन पर्यंत, जिसको हम कहेंगे जीवन पर्यंत। आप लोगों का बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स है, मैं एक्साइटेड रहती हूँ रात की क्लास के लिए। कॉन्टिन्यूअस है, लाइफ लॉन्ग है। मैं भी बहुत टाइम से बहुत ज्यादा काम कर रही थी, अभी बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, थोड़ा सा कम कर दिया है मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। लाइफ लॉन्ग यानी जीवन पर्यंत, कॉन्टिन्यूअस, लाइफ लॉन्ग। और क्या कह सकते हैं हम इसको? इसको हम कह सकते हैं कि इट नेवर स्टॉप्स, इट नेवर स्टॉप्स, कभी रुकता नहीं है। जो विकास है कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। कभी किसी पक्ष में धीमा हो जाएगा, तेज हो जाएगा, बट चलेगा, हमेशा चलेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, दूसरा टाइप है डिफरेंस बिटवीन, या वेरिएशन कह सकते हो, डिफरेंस इन रेट ऑफ डेवलपमेंट। ये बड़ा अच्छा इसको कहेंगे हम, क्योंकि इस चीज को नहीं समझ पाते। हम समझते हैं कि डेवलपमेंट तो बिल्कुल एक ही तरीके से होगा, जबकि जो रेट है, जो दर है ना विकास की, उसमें अंतर पाया जा सकता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल दर में अंतर हो सकता है, स्टेज के हिसाब से, स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है उसमें अंतर पाया जा सकता है। जैसे अर्ली चाइल्डहुड और इन्फेंसी में बहुत तेजी से शारीरिक वृद्धि और विकास होता है, जबकि लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा कम हो जाएगा, एडोलेसेंस में फिर ज्यादा होगा। तो रेट अलग हो सकता है और अलग अलग इंडिविजुअल में भी दर अलग हो सकती है, बट होगा जरूर, रुकेगा नहीं, लेकिन रेट में वेरिएशन हो सकता है। जिस दर से विकास हो रहा होगा, वृद्धि हो रही होगी, वो दर अलग अलग हो सकती है। इसको आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस के सिद्धांत से भी जोड़ सकते हो कि जरूरी नहीं है अगर किसी बच्चे ने 9 महीने में चलना सीख लिया तो सारे बच्चे 9 महीने में चलना सीख जाएंगे। हो सकता है किसी को 1.5 साल लगे, बट उस स्टेज में ही सीख जाएंगे। दर भिन्न हो सकती है, रेट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। इतनी बात सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन यानी अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत का क्या मतलब है? भाई हमने पढ़े हैं जो ब्रॉड डोमेन्स हैं, विकास के जो प्रकार हैं, मेन जो ब्रॉड या मेन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, मेन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, वो कितने हैं? सिर्फ 4, बल्कि ब्रॉड तो 3 ही है, चौथा इसी से जुड़ा हुआ है, फिर भी हम 4 याद रखते हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, PCSE से आपको याद कराया हुआ है, सोशल और इमोशनल। PCSE, ठीक, ये बात क्लियर है? ये 4 ब्रॉड डोमेन्स हैं PCSE, यानी आपका शारीरिक विकास, इसको कहेंगे शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। फिर है आपका संज्ञानात्मक विकास, यानी आपके दिमाग से रिलेटेड। फिर सामाजिक, जिस समाज में आप रहते हैं, सोशल बीइंग हैं आप। फिर आपका सामवेगिक, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूं ताकि समय थोड़ा बच जाए, ठीक है बात? न्यू कोर्स कब? 1 अप्रैल से एडमिशन ओपन होंगे, उसमें अभी बंद किया हुआ है। मैं भी थोड़ा, अभी जितने बैच चल रहे हैं उसमें खुशी है, ज्यादा जल्दी नहीं है, ठीक? तो
फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये 4 ब्रॉड डोमेन्स हैं। ठीक, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। क्या हैं? इंटर रिलेटेड हैं। भाई आपके दिमाग में दर्द है तो शरीर पे भी प्रभाव पड़ेगा। सोशली आप दुनिया से कटे हुए हैं तो आपके संज्ञान पे भी प्रभाव पड़ेगा। भाई आप देख रहे थे लॉकडाउन में कितनी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। क्यों? खाना तो मिल रहा था आपको, एटलीस्ट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको तो मिला ही होगा, बट सुकून नहीं मिल रहा था क्योंकि 4 दोस्तों से मिलने को नहीं मिल पा रहा था, बाहर का खाना नहीं खा पा रहे थे, है ना। तो ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, तो मन भी अच्छा फील नहीं करता जब शरीर अच्छा फील ना करे या सामाजिक रूप से हम ठीक ना हो तो। ठीक है, क्या हुआ आकाश सिंह, कैसे दुखी हो? तो ये एक बेसिक सी बात है कि आपस में रिलेटेड हैं। फिर आता है, कितने करा दिए मैंने अब तक? 3 कराए हैं बस। ये 10 मिनट का सेशन मुश्किल से बचा है आज का। ये तो मैं आज खींच रही हूँ इससे, क्योंकि अब इसी में करा देती हूँ ये टॉपिक अलग से, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा। थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। हो सकता है कल ही हम कर लें थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट शुरू, या फिर कल क्वेश्चन कर लें, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, वो कल के लिए छोड़ेंगे उसको। अच्छा, एडोलेसेंस में आज मैंने एक क्वेश्चन दिया था कम्युनिटी टैब पे कि एडोलेसेंस में यानी 16 वर्ष की उम्र तक मस्तिष्क का भार कितना हो जाएगा, तो उसमें 13% लोगों ने आंसर अभी भी गलत दिए हैं, जबकि मैंने कल ही आपको ये बताया था। और ये आया हुआ क्वेश्चन है इस बार ही एचटेट में, और उससे पहले भी आ चुका है कई जगह कि 1200 से 1400 ग्राम, और टू बी प्रिसाइज तो 1350 ग्राम हो जाएगा एडोलेसेंस की स्टेज में। अगर कल जो चीज पढ़ी है उसे भी गलत कर दोगे आज, तो फिर क्या फायदा? मैं इतना टाइम यहाँ खड़ी रहती हूँ, इतना धीरे धीरे समझाने की कोशिश करती हूँ, हम लोग डिस्कशन करते हैं, 4 बेकार के लोग आ जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, उनको दिख रहा है फ्री क्लास चल रही है, चलो डिस्टर्बेंस फैलाने जाते हैं, असामाजिक तत्व टाइप्स, उनकी भी सुनते हैं। और फिर भी अगर आप चीजें याद नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? रिवीजन करो और नोट्स खुद के बनाओ, मूवी देखने मत आया करो बैठ के, नोट्स भी बनाया करो, है ना। अगर याद सब रह जाता है तो बात अलग है, आपकी स्पेशल मेमोरी है तो बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल केस में तो नोट्स बनाने चाहिए। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ, 3 प्रिंसिपल कर लिया हमने। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा का सिद्धांत। दिशा पता नहीं है ना, तो पता करेंगे। देखो, वृद्धि की अपनी कोई दिशा नहीं होती बहुत ज्यादा, वो सीक्वेंस में नहीं चलती, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी चल सकती है, बट विकास की एक दिशा होती है, यानी प्रिंसिपल की एक डायरेक्शन है। अब इसमें मेनली 2 डायरेक्शन है, एक तो है सेफेलोकाउडल यानी सिरोध पदोन्मुखी, यानी सर से पैर की ओर। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसकी हिंदी में हमेशा ही भूल जाती हूं, प्रॉक्सिमोडिस्टल। दूसरी दिशा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसको कह सकते हैं समीपस्थ दूरस्थ विकास, लेकिन इसका और एक थोड़ा सा आसान नाम होता है, किसी को याद आ रहा हो तो बताओ मुझे। समीपस्थ दूरस्थ विकास तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा कोई आसान, हिंदी में कई सारे नाम आ जाते हैं बट इंग्लिश में सेम ही रहेगा हमेशा नाम, तो इंग्लिश में याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई नहीं बता पा रहा, बातों में लगे हुए हैं सब। मस्तकोदमुखी तो यही है यार, सिरोध पदोन्मुखी कोई मस्तकोदमुखी कहते हैं, पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, हैं? नूब समझते हैं हम का? बताइए। हाँ, केंद्र विमुख आई थिंक कहते हैं, हाँ केंद्र विमुख कहते हैं, केंद्र विमुख लिख देती हूँ। वेरी गुड। एक और भी इसका नाम होता है, इसका बेसिकली कुल मिला के मतलब क्या, सेफेलोकॉर्डल को कहते हैं सर से पैर की ओर जाने वाली दिशा। हेड टू, सर से पैर के अंगूठे तक, हेड टू टो, यानी सर से पैर तक की दिशा है कि पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखता है, फिर गर्दन पे उसका कंट्रोल आएगा, फिर ये जो बीच वाला पार्ट है टॉर्सो बोलते हैं आई थिंक, इस पे कंट्रोल आएगा, फिर पैरों पे, धड़ पे कंट्रोल आएगा। मतलब सर से पैर की दिशा है विकास की, जिसको हम सिरोध पदोन्मुखी यानी सेफेलोकॉर्डल कह देते हैं। ठीक, इसका सेफेल का मतलब यह खोपड़ी, सिर से पैर की तरफ, सिरोध पदोन्मुखी, पद मतलब पैर, सिर मतलब सिर, हेड। ठीक, प्रॉक्सिमोडिस्टल है सेंटर से बाहर की ओर, केंद्र से सीमाओं की ओर, सेंटर टू पेरीफेरी, एक्सट्रीमिटीज भी कह देते हैं इसको, पेरीफेरी,
यानी सीमाओं तक, केंद्र से सीमाओं तक। केंद्र क्या है? हमारी बॉडी का हार्ट है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है जो रीढ़ की हड्डी है। वहां से बच्चे का जो कंट्रोल है फिर बाहर की तरफ आने लगता है, वो पूरे हाथों का, फिर धीरे धीरे इन उंगलियों पे भी कंट्रोल आएगा। तो सेंटर से बाहर की तरफ कंट्रोल क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमिटी में। ठीक, ये बात क्लियर है? ये दोनों दिशाएं हैं विकास की। अच्छा, एक और चीज, विकास जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स आपने सुनी होंगी। ग्रॉस टू फाइन जाएगा, यानी पहले बड़ी मांसपेशियों पे कंट्रोल आएगा, सूक्ष्म पे बाद में आएगा। पहले बड़ी मांसपेशियों पे कंट्रोल आएगा, स्थूल पे बाद में, धीरे धीरे हाथों की उंगलियों पे। पहले आप हाथ पैर चलाना सीख जाते हैं, लेकिन पेन पकड़ना, ड्राइंग करना, सूक्ष्म चीजें बाद में सीखते हैं। यानी जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, सामान्य गतिविधियां पहले करता है बच्चा, स्पेसिफिक एक्टिविटीज में टाइम लगता है। जैसे पूरी बॉडी से रोना, और स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है? सिर्फ 2 उंगलियों से इस पेन को उठा लेना। शुरुआत में वो पूरे हाथ का इस्तेमाल करेगा। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना है विकास का। इतनी बात क्लियर हुई? यार आप लोग तो बहुत रात तक जगे रहते हो मेरे साथ, बहुत खुशी की बात है। तो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये बात बिल्कुल क्लियर है? कोई और दिक्कत परेशानी? कितने कर लिए हमने अभी तक? हमने कर लिया 4। चलो 2-3 और करते हैं। देखो, कई लोग कहते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट, जैसे सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है लेटर डेवलपमेंट की बजाय। यानी जो शुरुआती 4-5-6 साल हैं आपके जीवन के बच्चे के, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बाद के डेवलपमेंट से। तो नींव वहीं रख जाती है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। एक होता है स्पाइरल वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। ये क्या बीमारी है देखते हैं, है ना? इसमें क्या है? स्पाइरल का मतलब है आगे पीछे आगे पीछे। वो स्पाइरल होती है ना आपकी जो नोटबुक्स होती हैं स्पाइरल वाली, जिसमें से ऐसे पेज निकाल लेते हो आप, है ना? स्पाइरल लीनियर है, सीधी रेखा। अब विकास ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही दर से हो। अभी हमने समझा था रेट में अंतर होता है, डिफरेंस होता है दर में। किसी स्टेज में ज्यादा तेज होती है, किसी स्टेज में कम होती है। डिफरेंस इन रेट, यानी विकास की दर में अंतर पाया जाता है और व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में अंतर पाया जा सकता है। छुट्टी करेंगे अभी, रो मत। तो डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर। ऐसा नहीं हो सकता कि सेम गति से इतने परसेंट है तो इतने ही परसेंट बढ़ेगा हर स्टेज में, ऐसा नहीं हो सकता। डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर, यानी रेखीय नहीं होता। रेखीय नहीं हो सकता कि सीधा चलेगा स्ट्रेट लाइन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेवलपमेंट स्ट्रेट लाइन नहीं है ना? वो ऐसा है जैसे वो मूवीज में दिखाते हैं ना, वो हार्ट बीट ऊपर नीचे जाती रहती है, ऐसे ही डेवलपमेंट है। स्ट्रेट लाइन मतलब खत्म, ठीक? स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये वर्तुलाकार है। क्या है? वर्तुलाकार है, यानी एक स्टेज में ये आगे मूव करता है, आउटवर्ड नहीं कहेंगे इसको, इंक्रीमेंट कहेंगे एक स्टेज में। एक वर्ड मुझे एग्जैक्टली नहीं, मिस कर रही हूं मैं, ठीक? तो हम कहेंगे एक स्टेज में आगे बढ़ेगा, यानी इंक्रीमेंट होगा। दूसरी स्टेज में ये पीछे आएगा, कंसोलिडेट करने के लिए बैकवर्ड मूव करेगा मजबूती के लिए। कैसे भाई? हाथ पैर तो जन्म से है ना बच्चे के, बहुत तेजी से इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में बहुत तेजी से शरीर के अंगों का विकास हुआ। लेकिन जो लेटर चाइल्डहुड है, उत्तर बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष की, उसमें आप देख रहे हैं बहुत तेजी से हाइट नहीं बढ़ रही, लेकिन हाइट थोड़ी गति कम हो गई, लेकिन उसकी जो मसल्स में, जो उसकी हड्डियों में जान है वो आ रही है, कंट्रोल उसके अंदर आ रहा है। उसकी मोटर एक्टिविटीज, उछलना कूदना चलना दौड़ना, ये अच्छे हो रहे हैं, साइकिल चलाना। तो एक स्टेज में आगे बढ़ा विकास, दूसरी स्टेज में पीछे रुका, थोड़ा ठहरा, आराम करने के लिए और कंसोलिडेट करने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम स्पाइरल डेवलपमेंट कहते हैं। समझ में आया या नहीं? बताइए बुड़बक, समझ में आया कि नहीं? एक तो मैंने पता नहीं क्या क्या रख लिया पैरों के नीचे, मैं किस दिन गिरूंगी यहां से मुझे लग रहा है। खैर कोई बात नहीं। देखिए, सचिन कुमार क्यों ज्यादा हीरो बन रहे हो? पढ़ लेते हैं, पढ़ने में भलाई है। रात को 10:30 बजे जुड़े भी हुए और फालतू बातें कर रहे हो विकास दुबे के बारे में। यहाँ पॉलिटिकल बातें नहीं होती हैं। देखिए एक बार, कोई रो रहा है, कह रहा है मैडम ये लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, दैट्स ओके। कर दिया जिनको समझ में आना था, जिनको मदद होनी थी। इतने दुखी मत हुआ करो, ये सब मजाक की बातें हैं। एक प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न होता है,
प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यानी सार्वभौमिक है, जो इसका पैटर्न है वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। ठीक, इसका मतलब है पूरी दुनिया में यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है पैटर्न में। यानी अगर जन्म से 2 वर्ष का बच्चा इन्फेंट है तो वो पूरी दुनिया में है ना। एडोलेसेंस में प्रॉब्लम है तो वो अमेरिका के बच्चे में भी रिवोल्ट, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट हो सकती है, वो इंडिया के बच्चे में भी हो सकती है, वो नाइजीरिया के बच्चे में भी हो सकती है। यानी यूनिफॉर्मिटी है। पूरे वर्ल्ड में जो स्टेजेस हैं वो सार्वभौमिक हैं, वो फिक्स्ड हैं, वो यूनिफॉर्म हैं, सबके लिए फॉलो की जाती हैं। ठीक, तो सभी बच्चों के लिए जो स्टेजेस हैं, जो पैटर्न है वो सेम है, बट इस पैटर्न में रेट में डिफरेंस हो सकता है, रेट में, दर में अंतर पाया जा सकता है, दर कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन पैटर्न सभी के लिए सेम है। एडोलेसेंस पूरी दुनिया में एक ही जैसा रहेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। कई सारे कर लिए, अब छुट्टी कर दें क्या आपकी? बताओ एक बार। जनरल टू स्पेसिफिक भी मैंने समझा दिया, अब कई तो जोड़ के समझा दिए हैं। चलो और एक दो समझ लेते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, यानी अनुमान लगा सकते हो आप पहली स्टेज को देख करके या बचपन में शुरुआती एक्टिविटीज को देख करके कि आगे बच्चे का जो एक्टिविटीज हैं वो कैसी रहेंगी। अनुमान का सिद्धांत कह सकते हो आप इसको। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, बस इसको समझ के छुट्टी करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कह सकते हैं एकीकरण का सिद्धांत। किसका? एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। ठीक, एकीकरण का सिद्धांत। क्लियर है बात या नहीं? अभी तो मैम खाना भी नहीं खाया। आपने या मैंने तो नहीं खाया है, और भूख भी अच्छी खासी लग गई है अब तो। मैंने तो मम्मी को कह दिया था आज नहीं खाऊंगी, बट भूख लग रही है। अब मम्मी मुझे खाना नहीं देंगी, बाहर से खाने की इच्छाएं खत्म हो गई हैं आजकल। देखिए समोसा खा रही हूँ बट 3 दिन से। देखो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ये कोई नहीं पूछेगा दिया किसने था। एकीकरण का सिद्धांत से यहां मतलब है पहले बच्चा पूरी बॉडी को यूज करना शुरू करता है, होल बॉडी, देन पार्ट्स ऑफ बॉडी, देन पार्ट्स और बॉडी दोनों, पार्ट्स एंड होल दोनों, यानी एक साथ। यानी पहले आपको हाथ पैर चलाने आ गए, फिर हाथ अलग पैर अलग, उंगलियां चल रही हैं, हाथ चल रहे हैं, फिर जब मन कर रहा है उंगली भी चला रहे हो, हाथ भी चल रहे हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं जब जरूरत पड़ रही है। जैसे कंप्यूटर में जब आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो तो आपकी आंखें और आपके हाथ एक साथ चल रहे हैं, इंटीग्रेशन में है, एकीकरण में है, एक साथ वर्क कर रहे हैं वो। ठीक है, जब आप साइकिल चला रहे हैं तो आपकी आंखें, आपके पैर, आपके हाथ सब एक साथ भी काम कर रहे हैं, और जब आपका मन करेगा फोन निकाल के आप कान पे लगा लेंगे साइकिल चलाते हुए एक हाथ से पकड़ के, तो ये एकीकरण है। जब मन करेगा पार्ट्स को यूज करेंगे, पूरी बॉडी को यूज करेंगे, पार्ट्स और बॉडी दोनों को एक साथ यूज कर लेंगे। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है बात? ये बात क्लियर हो गई या नहीं? कोई कह रहा है फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर का कॉन्सेप्ट बता दो। यार कितनी बार तो बताया है? क्लियर हो गई बात? चलिए, इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, अब दिक्कत नहीं होगी आपको इस बात में। देखो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर में कुछ नहीं है। ग्रॉस मोटर, मोटर स्किल्स का मतलब है जो दौड़ने भागने से रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटीज जिनमें थोड़ी जान लगे, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ये आज का आखिरी टॉपिक है, आपका डाउट है तो मैं बता देती हूं। ठीक, फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक यानी गति वाले गतिक कौशल, और ग्रॉस का मतलब होता है स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल। क्लियर है ये बात? ठीक, ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब है यहां आपकी बड़ी मसल्स, यानी बड़ी मसल्स, बिग मसल्स कह लीजिए आप इनको, हिंदी में लिख देती हूं बड़ी मांसपेशियां। जैसे आपके आर्म्स हो गई, आपकी लेग्स हो गई,
भाई टांगे हो गई, ये बाहें हो गई, दौड़ के जा रहे हो, दौड़ने में, कूदने में इन बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी बड़ी फिजिकल एक्टिविटीज करने वाली मसल्स, बड़ी मसल। फाइन मोटर है जिसमें छोटी मसल्स, यानी छोटी मसल्स फाइन स्किल्स का यूज होता है। जैसे ड्राइंग में आपके उंगलियों की मसल्स हो सकती हैं, आपके हाथों की फिंगर मसल का कोऑर्डिनेशन। ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, राइटिंग हो गई, लिखना सीखा होगा आपने, आईलाइनर लगाना सीखा होगा कई लोगों ने, काजल लगाना सीखा होगा कई लोगों ने कान साफ करने की ट्रेनिंग ली होगी। वो सब किस में आएंगे? कई लोगों को बुनाई आती होगी। वो सब क्या है? आपकी हाथों की जो छोटी मसल्स हैं उनका समन्वयन, उनका कोऑर्डिनेशन लगता है इसमें, इसलिए इसको फाइन मोटर कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या है? ग्रॉस टू फाइन। पहले हम बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना सीखते हैं, फिर छोटी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। इसको जनरल टू स्पेसिफिक से भी आप जोड़ सकते हो। आज के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के, आत्मा तृप्त हुई, और पढ़ा करके, डिस्कशन करके अमेजिंग फीलिंग होती है हमेशा ही। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग है कि जब परिपक्वता आएगी शरीर में खड़े होने की, तभी तो दौड़ पाओगे। तो लर्निंग भी तभी होगी जब मैच्योरिटी यानी परिपक्वता है आपके शरीर में। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। लर्निंग क्या होती है? जब आप एफर्ट और प्रैक्टिस करते हो। मैच्योरिटी एज के साथ आती है ऑटोमेटिकली। ट्रेनिंग से मैच्योरिटी पे ट्रेनिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, ये याद रखिएगा। यानी परिपक्वता पे आप बच्चे की मांसपेशियों में जान ट्रेनिंग से नहीं आएगी, एज से आएगी। उसकी हेरिडिटी में जो एबिलिटी मिली हुई है, एज के साथ जब वो अनफोल्ड होगी तब जाकर के मैच्योर होगा बच्चा। भाई खड़े होने की जब जान आ जाएगी पैरों में तभी तो खड़ा होगा, या दौड़ना सिखा दोगे तो खड़ा हो जाएगा? नहीं। तो ट्रेनिंग का प्रभाव मैच्योरिटी पे नहीं पड़ता। चलिए फिर, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप आए, बाहर आई, टड़ा, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलेंगे 9:30। हो सकता है इससे आगे थ्योरी शुरू कर दें, हो सकता है कल क्वेश्चंस कर लें, कल का कल देखेंगे। ठीक, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिना कहे करें, ताकि आपको अलग अलग तरह से कुछ इंटरव्यू सेशंस भी आएंगे आगे आगे, हेल्प मिल सके सभी टीचिंग एग्जाम में और लाइफ में भी। सिर्फ एग्जाम्स तक हम सीमित नहीं है। जब भी डिस्कशन, कोई भी विचार विमर्श होता है तो आप लोगों के साथ होता ही है। चलिए, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।